नेक्स्ट हमारी एक और केस स्टडी है, तीसरी केस स्टडी, जो कि हमारे रिलेटेड है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के साथ। किसके साथ रिलेटेड है हमारी यहाँ पर? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के साथ। तो पहले यहाँ पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का मतलब समझेंगे कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बेसिकली होते क्या है। तो देखो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कुछ यहाँ पर प्रिंसिपल्स होते हैं, ठीक है, रूल्स होते हैं, गाइडेंस होते हैं, जिनको फॉलो करके जो कंपनीज है वो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो प्रिपेयर करते हैं। बेसिकली जब भी एक कंपनी अकाउंटिंग करना स्टार्ट करती है तो उन्हें ये प्रिंसिपल्स, रूल्स और गाइडलाइंस, जिन्हें हम एक साथ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहते हैं, उनको जो है वो फॉलो करना जरूरी होता है, ठीक है। अब आप सोचोगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की हमें जरूरत क्यों है? तो देखो, हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर कंसिस्टेंसी, ट्रांसपेरेंसी और कंपेरेबिलिटी को ले आने के लिए हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करना जरूरी है। क्योंकि देखो, अगर एग्जांपल से आपको समझाऊं तो मान के चलो यहाँ पर एक कंपनी ए है और कंपनी बी है, ठीक है, दोनों आपस में सेम तरह का बिजनेस करते हैं, तो एक दूसरे के कंपटीटर हैं। अब इन्हें ना आपस में कंपैरिजन करना जरूरी है कि कौन किससे कितना आगे और किस चीजों में आगे है, ठीक है। आप ही सोच के देखो, अगर ये अलग अलग रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे, यानी कि इसके रूल्स एंड रेगुलेशन अपने हैं, इसके अपने हैं, तो क्या कंपैरिजन पॉसिबल? बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कंपैरिजन तभी पॉसिबल है अगर उनके अंदर सिमिलैरिटी। अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मतलब सेम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करके ये दोनों अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए तो क्या कंपैरिजन पॉसिबल है? बिल्कुल, तब कंपैरिजन जो है वो हो पाएगा। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का मीनिंग आप समझ गए होंगे। अब केस स्टडी को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। Accounting standards are set of principal guidelines designed to ensure consistency, transparency, comparability in the financial reporting. देखो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है? कुछ सेट ऑफ प्रिंसिपल्स है, गाइडेंस है, जिनको डिजाइन किया गया है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के अंदर कंसिस्टेंसी, ट्रांसपेरेंसी और कंपेरेबिलिटी को इंश्योर करने के लिए। These standards provide a framework for preparing financial statement are intended to enhance the reliability and accuracy of financial information. तो ये एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं जिनका यूज करके जो कंपनीज वो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करती हैं, ताकि उनकी जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हो वो रिलायबल हो और एक्यूरेट हो। इन इंडिया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर इशूड अंडर द अथॉरिटी ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। तो इंडिया के अंदर जो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन इशू करता है? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड जो है वो बनाया 1977 में, जिसका काम था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉर्मुलेट करना। यानी कि जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है, जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के अंदर ही काम करती है, उसका काम है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉर्मुलेट करना, बनाना। उसके बाद वो उसको अप्रूवल के लिए आईसीए को भेज देती है, और वो जो है अगर ठीक होता है तो उसको इंडिया के अंदर जो है वो इशू कर देती है। और इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया जो भी स्टैंडर्ड इशू करती है उनको हम इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के नाम से जो है वो जानते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट हम इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में यहाँ पे जो है डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली देखो, आपके अंदर बहुत सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आपके सिलेबस के अंदर गिवन है, पर वो इतना डिटेल में गिवन नहीं है, सिर्फ एक टेबल यहाँ पर गिवन है। तो आपको भी बस यहाँ पर नाम जो है वो याद रखने, ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। तो देखो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वन डील करता है डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल। इस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग जब भी कोई बिजनेस अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करेगी तो उन्होंने जो भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, रूल्स को फॉलो किया है उसे उसे फुली डिस्क्लोज जो है वो करना पड़ेगा। जैसे अगर उसने फीफो मेथड यूज किया है इन्वेंट्री की वैल्यूएशन के लिए, या फिर उसने डेप्रिसिएशन के लिए एसएलएम मेथड यूज किया है, तो उसे फुली डिस्क्लोज करना जरूरी होगा। उसके बाद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड टू, ये डील करता है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री के साथ, कि हमारे पास जो इन्वेंट्री है, स्टॉक है, उसकी हम वैल्यूएशन कैसे करेंगे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थ्री डील करता है कैश फ्लो स्टेटमेंट के साथ, कि कंपनीज अपनी कैश फ्लो स्टेटमेंट्स कैसे बनाएंगी। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फोर डील करता है कंटीजेंसी एंड इवेंट्स अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। तो जब आपने बैलेंस शीट बना लिया उसके बाद अगर कोई इवेंट अकर होता है तो उसे आप कैसे प्रेजेंट करोगे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फाइव जो है वो नेट प्रॉफिट और लॉस के साथ डील करता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो अकाउंटिंग पॉलिसीज में चेंजेस हुए उसके साथ। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सेवन डील करता है कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट के साथ। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नाइन डील करता है रेवेन्यू रिकॉग्निशन के साथ। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड टेन डील करता है अकाउंटिंग फॉर फिक्स एसेट के साथ। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इलेवन डील करता है इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ट्वेल्व अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थर्टीन अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फोर्टीन जो है वो अकाउंटिंग फॉर अमलगमेशन, ठीक है। तो बाकी के आप यहाँ पर देख लेना, मैं आपको यहाँ पर टेबल जो है वो प्रोवाइड कर दूंगा ईपीडीएफ नोट्स के अंदर। तो आपको सिर्फ इनके याद जो है वो रखने जरूरी है, ठीक है, क्योंकि आपसे ना मैचिंग द कॉलम जो है वो क्वेश्चन पूछ सकता है आईआईबीएफ, ओके। तो टेबल आपको पूरा मिल जाएगा, आपको वहां पे नाम जो है वो याद रख लेने हैं। और लास्ट के कुछ प्रीविजन हम देखें तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 24 डील करता है डिस्काउंटिंग और डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन को डिसकंटिन्यू करने के बाद अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगी। उसके बाद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 25 इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 जो है इंटेंजिबल एसेट्स के साथ डील करता है। अकाउंट
अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 27 डील करता है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के साथ, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 28 इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स। ठीक है, अब इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से रिलेटेड कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हम डिस्कस करेंगे जो कि इस केस स्टडी के साथ रिलेटेड है। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इसमें से कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो कि बेस्ट तरीके से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को डिस्क्राइब करती है। पहला, रिकमेंडेशन दैट कंपनीज में कंसीडर फॉर एथिकल अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस, तो ये जस्ट कुछ रिकमेंडेशंस होती हैं जिसको कंपनी फॉलो कर सकती है एथिकल अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस को परफॉर्म करने में, या फिर ये कुछ मैंडेटरी गाइडेंस होती हैं जिनका यूज करके जो कंपनी है उन्हें अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करना पड़ता है, या फिर ये वॉलंटरी प्रिंसिपल्स होती हैं जिससे हम फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। तो फटाफट से यहाँ पर मुझे आंसर बता दीजिए कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो बेस्ट तरीके से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को डिस्क्राइब करती है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? फटाफट से चैट बॉक्स में बता दीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बेसिकली मैंडेटरी गाइडेंस होती है जिनको कंपनीज को फॉलो करना ही पड़ता है जब वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ठीक है, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को इंप्लीमेंट करने का कई सारे ऑब्जेक्टिव है, तो कौन सा ऑब्जेक्टिव है जो कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का ऑब्जेक्टिव नहीं है? पहला, इनहांसिंग कंपेरेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उनके अंदर हम कंपैरिजन को इंक्रीज कर सके कि हम आसानी से अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंपेयर जो है वो कर पाए। उसके बाद है इंप्रूविंग ट्रांसपेरेंसी इन द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के अंदर हमें ट्रांसपेरेंसी को इंप्रूव करना है ताकि सारी जो इन्फॉर्मेशन है उसको हम फेयर तरीके से डिस्क्लोज जो है वो कर पाए और कोई भी चीज यहाँ पर छुपी ना रहे जिससे इन्वेस्टर को कोई नुकसान ना हो। इंक्रीजिंग द रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, तो जो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन वो एक्यूरेट हो ये भी इंश्योर करना। प्रोवाइडिंग गाइडेंस ऑन एथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस, तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं होता, यानी कि एथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस को परफॉर्म करने में गाइडेंस प्रोवाइड करना ये हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, your team is working on asset management project, you need to determine the appropriate accounting standard, which accounting standard specifically deals with accounting for fixed assets and its depreciation। ठीक है, तो देखो आपकी एक टीम है जो कि एसेट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट पे काम कर रही है और जनरली वो फिक्स एसेट है। ठीक है, तो आपको ना एक एप्रोप्रिएट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को डिटरमाइन करना पड़ेगा ताकि उसको फॉलो करके आप जो है इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट जो है वो कर पाओ। तो इसमें से कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है फिक्स एसेट डेप्रिसिएशन के साथ डील करता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8 या फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की बात जो है वो हो रही है। ठीक है, ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया ऊपर। तो कौन सा स्टैंडर्ड है? तो ऑप्शन डी हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 ये हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। पहले देखो फिक्स एसेट और डेप्रिसिएशन के लिए अलग अलग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड था, बाद में इनको मर्ज करके एक ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो बना दिया गया। ठीक है, तो फिक्स एसेट की वैल्यूएशन कैसे की जाएगी, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज किया जाएगा, बुक्स ऑफ अकाउंट में उसे कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा, उसके साथ डील करता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10। उसके बाद देखो विच ऑफ दी स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग इंडियन एज, तो आपसे क्वेश्चन में इस तरह के क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे कॉम्बिनेशन के रिगार्डिंग। ठीक है, वो सिर्फ जानना चाहते हैं कि आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में पता है कि नहीं। तो इसमें से कौन सी यहाँ पर स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है इंडियन एएस के रिगार्डिंग, यानी कि इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के रिगार्डिंग? पहला, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 रिलेट्स विद द डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 रिलेट्स विद द वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 रिलेट विद द कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है, इसके बारे में ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 रिलेट टू द अकाउंटिंग फॉर फिक्स एसेट। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट है वो गलत है क्योंकि हमने अभी डिस्कस किया है कि जो फिक्स एसेट है उसके साथ हमारा जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 है वो यहाँ पे जो है वो डील करता है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट, सॉरी ऑप्शन डी नहीं है, ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, पहले 3 स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ दिस कॉम्बिनेशन इज करेक्ट रिगार्डिंग द इंडियन एज, तो इसमें से कौन सी यहाँ पर कॉम्बिनेशन जो है वो करेक्ट है? पहला, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट, तो ये कॉम्बिनेशन बिल्कुल करेक्ट है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 हमें बताता है कि जो इन्वेस्टमेंट है उसकी अकाउंटिंग कैसे की जाएगी, यानी कि किस इन्वेस्टमेंट को हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट मानेंगे, किस इन्वेस्टमेंट को हम शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट मानेंगे। ठीक है, और उसकी रिकॉर्डिंग कैसे की जाएगी। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 डील करता है अकाउंटिंग फॉर अमलगामेशन, तो ये भी करेक्ट है कि जो कंपनीज है जब वो आपस में अमलगामेट होंगी तो उसकी अकाउंटिंग यहाँ पर कैसे की जाएगी। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 डील करता है लीजेस के साथ, तो ये भी करेक्ट है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20 डील करता है अर्निंग पर शेयर के साथ, तो ये भी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ये सारे के सारे हमारे कॉम्बिनेशन बिल्कुल जो है वो करेक्ट है। ओके,